नमस्कार दोस्तों, आज हम उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, ये किसी शब्द में कहाँ जोड़े जाते हैं और इनसे जुड़े प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इन सब के विषय में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उपसर्गों की इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है। तो हमारी हिंदी भाषा में नए शब्दों के निर्माण में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के द्वारा किया जाता है। तो हिंदी भाषा में नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्गों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये उपसर्ग होते क्या हैं? उपसर्ग बेसिकली एक शब्दांश होते हैं। शब्दांश कहने का तात्पर्य यह है कि किसी शब्द के छोटे से अंश होते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व यानी कि शब्द के पूर्व यानी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये जो उपसर्ग है इनमें दो महत्वपूर्ण बातें आपने सीखी। सबसे पहले कि उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक है, शब्दांश या शब्द नहीं होते बल्कि शब्दांश होते हैं। तो इसलिए किसी भी वाक्य में इनका प्रयोग यानी कि उपसर्गों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि यह शब्द के पूर्व में, शब्द से आरंभ में जोड़े जाते हैं और उनमें नए अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या उनमें नई विशेषता ला देते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देख लीजिए। यहां पर पुत्र हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द पुत्र यानी कि बेटा। इसी प्रकार हमने यहां पर कु एक उपसर्ग प्रयोग किया है और इसे क्या कहा जाएगा, शब्दांश। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए मूल शब्द पुत्र है और कु जो है वो शब्दांश है यानी कि उपसर्ग है। तो यहाँ पर कु शब्दांश पुत्र मूल शब्द में जुड़ करके एक नए अर्थ की अनुभूति करा रहा है जो कि शब्द बनता है कुपुत्र। तो यहाँ पर मूल शब्द में जुड़ करके उसमें एक नई विशेषता उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार हमारा जो पुत्र शब्द है उसमें अगर हम एक दूसरा उपसर्ग जोड़ दें, एक दूसरा शब्दांश जैसे सु उपसर्ग अगर हम जोड़ दें तो यह क्या बन जाएगा, सुपुत्र, सुपुत्र। अब यहाँ पर पुत्र क्या है, मूल शब्द है और सु हमारा शब्दांश है। ठीक है, अब इस यहाँ पर समझना है कि कु का जो अर्थ होता है वह होता है बुरा। तो कुपुत्र कहने का मतलब है कि बुरा पुत्र। सुपुत्र अच्छा पुत्र, सु का अर्थ अच्छा, अच्छा पुत्र या उत्तम पुत्र। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह मूल शब्द में जुड़ करके उनके अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं या फिर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं या फिर उनमें एक नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो उपसर्गों को समझने के लिए हमें इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी क्या क्या गतियां होती हैं, यह क्या क्या करते हैं, इन्हें समझना जरूरी है। तो ये क्या क्या करते हैं इसे समझ लीजिए। सबसे पहली विशेषता क्या होती है उपसर्गों की कि यह मूल शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला देते हैं। जैसे आपने अभी यहाँ देखा, ठीक है, जैसे कि पुत्र मूल शब्द में हमने कु उपसर्ग लगाया तो कुपुत्र बन गया यानी कि बुरा पुत्र। इसी प्रकार हमने पुत्र मूल शब्द में सु उपसर्ग लगाया तो सुपुत्र शब्द बन गया, एक नई विशेषता उत्पन्न हुई कि अच्छा पुत्र हो गया। इसी प्रकार बल हमारा यहाँ पर मूल शब्द है, उसमें हमने प्र उपसर्ग लगाया तो बन गया प्रबल, एक नई विशेषता आ गई। यहाँ पर बल का मतलब क्या है, फोर्स, और प्र उपसर्ग लग के प्रबल शब्द जो बन रहा है उसका मतलब क्या है, तेज, तीव्र। ठीक है, इसी प्रकार गुण हमारा मूल शब्द है, इसमें अव उपसर्ग लग करके क्या बन गया, अवगुण। ठीक है, यानी कि शब्दों में नई विशेषता ला रहा है। और क्या काम करते हैं, इनकी दूसरी विशेषता क्या है कि मूल शब्द के अर्थ को उलट देना। उलट देना यानी कि पूरा विपरीत अर्थ निकालना, उल्टा विलोम शब्द हो जाते हैं। कैसे, देखिए जैसे सत्य हमारा मूल शब्द है, सत्य यानी कि जो सत्य है, सच है, यहाँ पर हमने अ उपसर्ग लगाया। अ का मतलब होता है नहीं, तो
असत्य शब्द जो बनता है, ये देखिए पूरा इसका उल्टा अर्थ दे रहा है। सत्य यानी कि जो सच है, जो सत्य है, और असत्य यानी कि जो सत्य नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार मान हमारा मूल शब्द है। मान यानी कि मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, और अपमान, अप उपसर्ग लग रहा है तो शब्द बन रहा है अपमान, और इसका पूरा उल्टा अर्थ यहाँ पर निकलता है। अपमान यानी कि किसी का तिरस्कार करना, ठीक है, उसे बुरा भला कहना। तीसरी मुख्य विशेषता, और यह सबसे मुख्य विशेषता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उपसर्गों के माध्यम से क्या होता है, नए शब्दों का निर्माण होता है, तो नए शब्द बनाना। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ मैजिक सा होता है। नए शब्द किस प्रकार से बन जाते हैं, एक ही मूल शब्द होता है, उनमें हम अलग अलग उपसर्गों को जोड़ करके नए शब्द बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक मूल शब्द लिया है हार। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उसमें हमने सबसे पहले आ उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया, आहार। आहार यानी कि भोजन। इसी प्रकार हार मूल शब्द में हमने प्र उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया, प्रहार। प्रहार यानी कि किसी पर अटैक करना, आक्रमण करना। इसी प्रकार हमने हार मूल शब्द में उप उपसर्ग लगाया तो हमारा एक नया शब्द क्या बनता है, उपहार, यानी कि भेंट, गिफ्ट। इसी प्रकार हमने हार मूल शब्द में वि उपसर्ग लगाया और एक नया शब्द बनता है विहार। विहार यानी कि भ्रमण करना, घूमना। ठीक है, इसकी चौथी मुख्य विशेषता, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, कि उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ये शब्द नहीं होते। इसलिए उपसर्गों का प्रयोग किसी भी वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। इसे समझ लीजिए, जैसे अभी आपने यहाँ पर को उपसर्ग पढ़ा, सु उपसर्ग पढ़ा, अ उपसर्ग पढ़ा, तो ये क्या है, ये सारे यानी कि हम सब की बात कर रहे हैं, जितने भी उपसर्ग होते हैं वे शब्दांश होते हैं। जैसे कु का अर्थ है बुरा, सु का अर्थ है अच्छा, अ का अर्थ होता है नहीं। तो अगर हमें किसी वाक्य में कहना हो नहीं, ठीक है, तो हम उसकी जगह पर अ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो कि यह पेन अच्छा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यह पेन सु है, यह पेन बुरा है तो यह पेन कु है। इस तरह से हम नहीं कह सकते। इसीलिए कहा जाता है कि यह शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। इसलिए किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके उपसर्गों की विशेषताओं की। बात करते हैं उपसर्गों की संख्या की। तो हिंदी में मानक रूप से 22 उपसर्ग पाए जाते हैं, 22 यानी कि 22। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि हिंदी भाषा में सिर्फ हिंदी के शब्द नहीं होते। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा का निर्माण या हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, संस्कृत भाषा से। साथ ही हिंदी में विदेशी भाषाओं के शब्द भी सम्मिलित होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हिंदी भाषा में हिंदी के अपने उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, साथ ही विदेशी भाषाओं के भी उपसर्ग सम्मिलित हैं। तो भाषानुसार उपसर्ग भी भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सिंपल है, घबराइएगा नहीं। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वह संस्कृत भाषा के शब्दों यानी कि तत्सम शब्दों के साथ जुड़े जाते हैं। इसी प्रकार हिंदी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं वह हिंदी भाषा के शब्दों यानी कि तद्भव शब्दों के साथ जुड़ते हैं। इसी प्रकार जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं उनके साथ विदेशी भाषाओं के उपसर्ग जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्गों को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, अपमान में उपसर्ग है, इसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही ऑप्शन का चुनाव करना होता है। साथ ही दूसरा प्रश्न कैसे, जैसे अभी उपसर्ग से बना शब्द है, इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि अभी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, और विकल्प दिए रहेंगे, आपको उसमें से सही विकल्प चुनना होगा।
तीसरा प्रकार किस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कोई शब्द दिया गया, मान लीजिए अभ्यागत। अभ्यागत में मूल शब्द क्या है, या अभ्यागत में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। तो ये कुछ 3 प्रकार के प्रश्न पूछने के। इसके अलावा कुछ प्रश्न बहुत सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे उपसर्ग की परिभाषा लिखिए, या किसी उपसर्ग का नाम दे करके, जैसे मान लीजिए कि अभी उपसर्ग से बने हुए 4 उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला उपसर्ग क्या है, अति उपसर्ग। इसका अर्थ बहुत अधिक के संदर्भ में लिया जाता है और इससे बनने वाले कुछ नए शब्दों के उदाहरण देखिए, जैसे अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अति प्राचीन, अत्यधिक और अति उत्तम। ठीक है, अब इन्हें थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो आपके उपसर्ग, ये जो टॉपिक है ना, इसे समझने के लिए आपको 2 बातें आनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको सभी उपसर्गों के नाम पता होने चाहिए। जब नाम पता होंगे तो दूसरा क्या चाहिए कि किसी शब्द को विच्छेद करने आना चाहिए। जब आपको उपसर्गों के नाम पता होंगे तब आप उस शब्द को विच्छेद करेंगे, तब आपका उपसर्ग अलग हो जाएगा और मूल शब्द अलग हो जाएगा। क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें, जैसे ये दिया मैंने उदाहरण कि अभ्यागत में मूल शब्द क्या है, तो जब आप इसे अलग कर पाएंगे, विच्छेद कर पाएंगे, तब आप बता सकेंगे कि इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। ठीक है, तो विच्छेद करने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमें अगर इसे विच्छेद करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे अति प्लस अंत, अति प्लस आचार, अति प्लस रिक्त, अति प्लस प्राचीन, अति प्लस अधिक, अति प्लस उत्तम, अति उत्तम। ठीक है, नेक्स्ट उपसर्ग है अधि उपसर्ग और इसका प्रयोग ऊंचा या श्रेष्ठ के अर्थ में किया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अधिनायक, अध्यादेश, अधीश, अध्यात्म, अध्ययन। अब यहाँ पर देखिए कि ये शब्द सब बहुत इजी है, जिनका विच्छेद आप बहुत आसानी से कर लेंगे, जैसे अधि प्लस कार, अधि प्लस पति, अधि प्लस करण, अधि प्लस नायक। इसी प्रकार जो आपका अध्यादेश शब्द है महत्वपूर्ण है, इसका विच्छेद होगा अधिधन, आदेश। अधीश का कैसे करेंगे, अधिधन, ईश। ठीक है, इसी प्रकार आपका शब्द है अध्यात्म, तो अधिधन, आत्म, अध्ययन, अधिधन, अयन। इस प्रकार से आप शब्दों का विच्छेद करके उनमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है अनुपसर्ग और इसका प्रयोग गौड़ के अर्थ में, पीछे, बाद में, साथ ही क्रम बताने के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ उदाहरण देखिए, जैसे अनुभव, अनुरोध, अनुसार, अनुरूप, अनुशासन, अनुराग, अनुचर, अनुमान, अनुकूल, अनुवाद, अनुकरण। ये सारे शब्द इतने इजी हैं कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत आसानी से आप उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपउपसर्ग और इसका प्रयोग अनुचित या बुरा के संदर्भ में किया जाता है, जैसे अपमान, अपकार, अपवाद, अपशब्द, अपकीर्ति, अपयश, अपव्यय, अपहरण, अपादान, अपधन, आदान, अपराध, अपकर्ष। नेक्स्ट उपसर्ग है अभिउपसर्ग। इसका जो प्रयोग होता है वह पास, सामने, चारों ओर या किसी वैशिष्ट को, विशेषता को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे अभ्यागत, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अभि प्लस आगत, इसमें मूल शब्द क्या है, आगत। ठीक है, अभिमान, अभिमुख, अभिनय, अभिप्राय, अभिरक्षा, अभियोग, अभिशाप, अभीष्ट। अब देखिए अभीष्ट जो शब्द है कैसे इसके हम विच्छेद करेंगे, अभि प्लस ईस्ट, अभीष्ट। इसी प्रकार अभ्यास, तो अभि प्लस आस, अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है वह है अवउपसर्ग और इसका प्रयोग बुरा, हीन, अनादर या किसी विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे अवमूल्यन, अवनति, अवगुण,
अवशेष, अवसर, अवधि, अवकाश, ये सारे शब्द आपके, आप देख रहे हैं कि सारे शब्द बहुत इजी हैं और यहाँ पर भी आप अव प्लस मूल्यन, अव प्लस नति, अव प्लस गुण, अव प्लस शेष, इस प्रकार से आप सारे शब्दों का विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ उपसर्ग, और इसका प्रयोग तक या समेत के अर्थ में किया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे आकंठ यानी कि कंठ तक, आजीवन, आमरण, आहार, आदेश, आरोहण, आचरण, आजन्म, आक्रमण, आकर्षण, आगमन, सारे शब्द बहुत इजी हैं, इनमें से विच्छेद करना बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है उत या उच्च। ठीक है, और इसका जो अर्थ लिया जाता है वह ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्कर्ष, उत्धन, कर्ष, इनका विच्छेद करते हुए करना भी सीखते चलिए। उत्कर्ष तो उत्धन कर्ष, उत्तम उत्धन तम, उद्गम उत्धन गम, उद्गम, उन्नति उत्धन नति, उन्नयन उत्धन नयन, उद्योग उत्धन योग, उच्छ्वास उत्धन श्वास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उप उपसर्ग जिसका प्रयोग निकट, समान या गौड़ के अर्थ में किया जाता है। इससे बनने वाले कुछ शब्द देखिए, जैसे उपकृत, उपग्रह, इसका शब्द विच्छेद जो है वो बहुत इजी है। उप प्लस कृत, उप प्लस ग्रह, उप प्लस चार, उप प्लस वन, उपवन, ऐसे ही उपकार, उपयोग, उपसंहार, उपेक्षा, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उपधन, ईक्षा, इसे जब आप विच्छेद करेंगे तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा उप और मूल शब्द हो जाएगा ईक्षा। ठीक है, इसी प्रकार उपादान, उप प्लस आदान, उपार्जन, उप प्रधानाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट है दुस या दुर उपसर्ग जिसका प्रयोग बुरा या कठिन के संदर्भ में किया जाता है। इससे बनने वाले कुछ शब्द देखिए, जैसे दुराचार, विच्छेद कैसे करेंगे देखिए, दुर, र के नीचे हलंत लगाएंगे, प्लस आचार, दुराचार, दुर्घटना, दुर प्लस घटना, दुर्दिन, दुर प्लस दिन, दुर्गुण, दुर प्लस गुण। ठीक है, ऐसे ही दुर्गति, दुर्भाग्य, दुष्कर्म। अब देखिए हमने दुस और दुर दोनों पढ़ा था, तो जो दुस वाला है इसका कुछ शब्द है देखिए, जैसे दुष्कर्म, कैसे विच्छेद करेंगे, दुस प्लस कर्म, दुष्कर्म। ठीक है, ऐसे ही दुशासन, तो दुस प्लस शासन। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से दुस प्लस साहस, दुस्साहस। नेक्स्ट देखिए नि उपसर्ग जिसका प्रयोग निषेध, निपुणता या अधिकता के अर्थ में किया जाता है। जैसे नि प्लस बंध, निबंध, नि प्लस यम, नियम, नियोग, निवारण, निदान। ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान है इसका विच्छेद करना भी। नेक्स्ट उपसर्ग है निस या निर, दोनों तरीके से इसे प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग जो होता है वह रहित, निषेध या बिना के अर्थ में किया जाता है। जैसे निरअपराध, कैसे विच्छेद करेंगे, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, निर प्लस अपराध। ऐसे ही निरादर, निर प्लस आदर, निराशा, निर्जन, निर्भय, निस्संकोच, जैसे ये जो निस वाला है तो निस्संकोच, निस प्लस संकोच, निष्काम, निष्कपट, निस्तेज, निस्संदेह। बिल्कुल इसी तरीके से आप इनका विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उपसर्ग है परा जिसका प्रयोग विपरीत के अर्थ में यानी कि विपरीतार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे परामर्श, पराकाष्ठा, पराजय, जैसे परा प्लस जय पराजय, इनका विच्छेद भी बहुत इजी है। परा प्लस क्रम पराक्रम, परा प्लस भव पराभव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए परि उपसर्ग जिसका प्रयोग चारों ओर के अर्थ में किया जाता है। जैसे परीक्षा, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसका अधिकतर कई बार मैंने देखा है कि बोला गया है कि इसमें
उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। तो कहने का मतलब है कि विच्छेद करना आपको आना चाहिए, फिर आप उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कर सकेंगे। तो परीक्षा कैसे विच्छेद करेंगे? परि उपसर्ग इक्षा मूल शब्द है, मिलकर के परीक्षा। ऐसे ही परिक्रमा, परिश्रम, परिमाण, परिणय, इसका विच्छेद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा परि प्लस नय, ठीक है, न रहेगा। ऐसे ही परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है प्र, जिसका उपयोग अधिक या आगे के संदर्भ में किया जाता है। कुछ शब्द देखिए, जैसे प्राचार्य, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है प्राचार्य और प्राध्यापक, ठीक है, दोनों ही। प्राचार्य का विच्छेद कैसे करेंगे? प्र उपसर्ग, मूल शब्द है आचार्य। ऐसे ही प्राध्यापक को कैसे करेंगे? प्र प्लस अध्यापक। ऐसे ही प्र प्लस स्थान, प्रस्थान, प्र प्लस सिद्धि, प्रसिद्धि, प्र प्लस भार, प्रभार, प्र प्लस कृति, प्रकृति। बिल्कुल ऐसे ही प्रक्रिया, प्रख्यात, प्रगति, प्रबल, प्रयत्न, प्रचार और प्रबंध, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है प्रति। प्रति जो उपसर्ग है, इसका प्रयोग हर एक, विरुद्ध या फिर सामने के अर्थ में किया जाता है। जैसे प्रत्येक, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसका विच्छेद कैसे करेंगे? प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ठीक है। ऐसे ही प्रतिध्वनि, प्रति प्लस ध्वनि, प्रति प्लस क्षण, प्रतिक्षण, ठीक है। प्रतिनियुक्ति, प्रत्यक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी उपसर्ग, जिसका प्रयोग विशेषता, भिन्नता या अभाव के संदर्भ में किया जाता है। इससे बनने वाले कुछ नए शब्द देख लीजिए, जैसे विशिष्ट, इसका विच्छेद कैसे करेंगे? वी प्लस शिष्ट। इसी प्रकार से सारे शब्दों के विच्छेद आप कर सकते हैं, ठीक है। विजय, विनाश, विदेश, विपथ, विपक्ष, विवाद, विभाग, विक्रम, वियोग, विज्ञान। विज्ञान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे पूछा गया है कई बार। वी प्लस ज्ञान, बिल्कुल सेम ऐसे ही सारे शब्दों के विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम। सम उपसर्ग, जिसका प्रयोग सहित, अच्छा या संयोग के संदर्भ में किया जाता है। इससे बनने वाले कुछ शब्द देखिए, जैसे संकल्प। ये सारे शब्द इसी प्रकार से आप विच्छेद कर सकते हैं। संकल्प कैसे विच्छेद करेंगे? सम उपसर्ग है, म के नीचे हलंत रहेगा, प्लस कल्प। बिल्कुल ऐसे ही सम प्लस गति, सम प्लस जय, सम प्लस तुलन, ठीक है। इसी प्रकार सारे शब्दों के विच्छेद। सन्यासी, संभव, संरक्षण, सम्मान, संयोग, संहार, संगम, संचय, संचालन, सम्मेलन, संतोष और संपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है सु उपसर्ग, जिसका प्रयोग शुभ या सहज के अर्थ में किया जाता है और इससे बनने वाले कुछ शब्द देखिए, जैसे सुदूर। विच्छेद कैसे करेंगे? सु उपसर्ग और मूल शब्द है दूर, ठीक है। इसी आधार पर आप सारे शब्दों के विच्छेद कर लेंगे। सु प्लस गम, सुगम, सु प्लस पथ, सु प्लस फल, सु प्लस योग, सुयोग, ठीक है। सु प्लस व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुपुत्र, सुनयन, सुबोध और सुशिक्षित, ठीक है। सु प्लस शिक्षित। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा अंतः, जिसे अंतर इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग भीतर के संदर्भ में किया जाता है, जैसे अंतःकरण, ठीक है। विच्छेद कैसे करेंगे? बिल्कुल आप देख रहे हैं ऐसे ही। अंतः हमारा उपसर्ग हो जाएगा और करण है मूल शब्द, ठीक है। ऐसे ही अंतः प्लस पुर, अंतःपुर। अंतर प्लस जातीय, अंतर जातीय। ऐसे ही अंतर मन, अंतर प्लस मन, ठीक है। अंतर प्लस ध्यान, अंतर ध्यान। अंतरदेशीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्मुखी। सेम इसके आधार पर आप इसका विच्छेद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके मुख्य रूप से संस्कृत के, या जिसे हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसके बचे हुए पार्ट यानी कि हिंदी और विदेशी उपसर्गों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।